नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अगले विचारक को, जो है मैकियावेली। मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली आधुनिक राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारकों में से एक है। महत्वपूर्ण विचारक का तात्पर्य यह है कि अगर आप देखोगे कि जैसे हमने ग्रीक फिलोसफर पढ़े ना, प्लेटो एंड अरिस्टो को, तो प्लेटो अरिस्टो के बाद आप देखोगे कि ये ऐसा विचारक आता है जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्तर पर व्यवहारिक राजनीति को प्रस्तुत कर पाता है। जैसे आप देखोगे कि अरस्तु बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं ना प्लेटो के बाद, और उसके बाद आप एक जो महत्वपूर्ण बात आती है कि ग्रीक साम्राज्य के पतन के बाद, जो नगर राज्य थे उसके पतन के बाद रोमन साम्राज्य आता है। रोमन साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है अलेक्जेंडर के बाद, और उसके बाद रोमन साम्राज्य के बाद आप देखोगे कि ईसाई धर्म का प्रचार होता है उसी समय से। और ईसाई धर्म का जब प्रचार होता है तो क्रिश्चियनिटी फूलती है, फलती फूलती है और एक बड़े स्तर पे फैल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि ईसाई धर्म, जब धर्म आता है तो धर्म के साथ राज्य दोनों रहते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि धर्म हर क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगता है, राज्य के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने लगता है, और एक समय आता है कि धर्म और राज्य दोनों में जो है युद्ध छिड़ जाता है या फिर विरोधी भाव हो जाते हैं, एक दूसरे पर हावी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जनता दोनों से परेशान थी, लेकिन धर्म से ज़्यादा परेशान थी, और जनता ने राज्य का साथ दिया, जिस कारण से राज्य अस्तित्व में आया और राष्ट्र राज्य की भावना आगे चलकर इसी से बनती है। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है कि मैकियावेली का क्या योगदान है, क्योंकि जब राष्ट्र राज्य की भावना आई और धर्म और राज्य को अलग किया गया तो उस समय 3 प्रमुख क्रांतियाँ हुई थी। एक्चुअली इस समय जब अरस्तु के बाद से लेकर मैकियावेली के बीच के समय को हम अंधकार युग बोलते हैं। अंधकार युग का कहने का तात्पर्य है कि उस समय राजनीति के विज्ञान में कोई विशेष परिवर्तन या खोज या फिर उन्नति नहीं हुई थी। तो इस दौरान जब राष्ट्र राज्य का उद्भव होता है, राज्य और राजनीति को, राज्य से धर्म को अलग किया था, इसी को धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में। और उसी के साथ आप देखोगे कि जो है पुनर्जागरण काल भी आता है ना। पुनर्जागरण काल में राजनीति को फिर से अलग किया जाता है, लोगों के अधिकारों की बात होने लगती है, तो उसकी सबकी शुरुआत हो रही थी। और मैकियावेली में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने पहले के विचारों से प्रभावित नहीं है। जैसे अन्य विचारकों को देखोगे तो कहीं ना कहीं अपने पहले विचार या मध्यकाल का प्रभाव दिखेगा, धर्म का प्रभाव दिखेगा, नैतिकता का प्रभाव दिखेगा। इन्होंने उन सबको अलग किया, यानी कि राजनीति को व्यवहारिक रूप देने का काम आधुनिक समय में मैकियावेली का माना जाता है। इनकी तुलना चाणक्य से भी की जाती है। अब मैकियावेली के साथ खास बात यह है कि इन्होंने जो राजनीति की बात की वो व्यवहारिक राजनीति की बात की। इटली की परिस्थितियाँ उस समय गड़बड़ थी, उनको सुधारने की बात की। आधुनिक समय का इनको अरस्तु भी बोला जाता है। इन्होंने धर्म से नैतिकता को अलग करने का काम किया, राज्य से नैतिकता को अलग करने का काम किया, जैसे कि आप देखोगे अरस्तु ने किया था, अरस्तु ने भी तो यही किया था। राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक इनको माना जाता है। राज्य शब्द का सही प्रयोग अगर आप देखोगे जो शक्ति के संदर्भ में, वो मैकियावेली ने किया था। तो इस तरह के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल से। इनका टाइम आप देखोगे कि निकोलो मैकियावेली का जो टाइम था वो 1469 से लेके 1527 के बीच में है, एडी में है ये ना। तो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, मैकियावेली वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, यानी कि अपने समय का इसको शिशु बोला जाता है। तो अपने समय का शिशु का मतलब कि जो पुनर्जागरण काल चल रहा था, जो राज्य का नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, धर्म से अलग हो रहा था, नैतिकता से अलग हो रहा था, उसको शक्ति के साथ जुड़ रहा था, उसको इन्होंने बेहतर तरीके से किया, प्रतिपादित किया। वैसे तो हर व्यक्ति, हर शासक अपने समय का शिशु होता है, यानी कि जैसे अगर अब एंड्रॉयड फ़ोन आया या फिर एआई आ रहा है, तो एआई के लिए हम लोग भी शिशु ही हैं, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, ये तो डेवलप और आगे होगा। लेकिन मैकियावेली के साथ खासियत ये है कि इस पर पहले के, जो जैसे हमने बोला कि मध्यकाल का प्रभाव नहीं है। ठीक है, लॉस्की का क्या स्टेटमेंट है, द होल ऑफ रेनेसां इज इन मैकियावेली, यानी कि जितना भी पुनर्जागरण काल है जिसकी हम बात कर रहे थे वो मैकियावेली में परिलक्षित होता है, निहित है। सेबाइन क्या बोलते हैं कि मैकियावेली वाज अ नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, यानी कि इतिहास में उतना महत्व मैकियावेली को नहीं मिला जितना महत्व मिलना चाहिए, यानी कि बहुत ही कम समय और बहुत ही कम इनको महत्व इतिहास में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। मैकियावेली के बारे में थोड़ा सा इस चीज़ को, स्टेटमेंट को गहराई से देखते हैं कि अपने युग का शिशु था ना, चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो निकोलो मैकियावेली में सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके जीवन को देख लें। वैसे तो प्रश्न कम आते हैं इनके जीवन परिचय से,
लेकिन अगर आप देखोगे जो मैकियावेली थे इनका जन्म कहाँ पे होता है, फ्लोरेंस में होता है। फ्लोरेंस कहाँ पे है, इटली में है। इटली का आप देखोगे एक चीज़ समझ के चलिएगा, एक विचारक है हेगल। हेगल के बारे में पता है खास बात क्या है, हेगल भी इस तरह से जैसे जर्मनी को आगे ले जाने की बात करेंगे उसी तरह से इटली ले आते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं, यानी कि एक दूसरे से क्या है, मैकियावेली से हेगल प्रभावित है, क्योंकि हेगल बाद में आया है, काफ़ी बाद में आया है। और हेगल की ही रास्ते पे चलकर मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को अपनाया है। तो मार्क्स की चर्चा कार्ल मार्क्स की आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिए कि मैकियावेली ये चाहता है कि इटली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि उस समय पुनर्जागरण चालू हो गया था, राष्ट्र राज्य का उद्भव हो चुका था, और यूरोप में जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गई, ये काफ़ी मजबूत हो गए थे, और इन राज्यों का, स्पेन वगैरह का, इन पर आक्रमण होता रहता था इटली पे। इटली छोटे छोटे आइलैंड पे, अगर आपने इसका मैप देखा होगा, छोटे छोटे आइलैंड में ही विखंडित था, और यहाँ के लोग स्वार्थी थे। कभी धर्म के आधार पर यहाँ पे पोप का जो है वेटिकन सिटी से उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, या उस पोप जो है इन लोगों को दंड देने के लिए अन्य राज्यों को प्रेरित करता था आक्रमण करने के लिए। यहाँ के लोग घुसखोर थे, तो यहाँ के लोगों को ठीक करने के लिए भी ये अपनी व्यवस्था देगा, ठीक है। तो विभिन्न कूटनीतिक मिशनों में शामिल हुआ, वहाँ पे एक अधिकारी के तौर पे रहा जो विखंडित इटली था उस समय, और उसने बहुत राजनीति का अनुभव लिया, विभिन्न देशों में गया, और अनुभव के साथ इसने, क्योंकि राजनीति पे ग्रंथ लिखने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसने वहाँ पे फ्लोरेंस में जो उथल पुथल हो रही थी उस सब को देखा, और उन सब के चलते अपने कार्यों के दौरान इसने कुछ गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिस कारण इसको 1 वर्ष की जेल भी हुई। लेकिन जब जेल से मुक्त हुआ तो राजनीति से संन्यास लेने के लिए इसको मजबूर होना पड़ा, और उसके बाद इसने फिर अपने अध्ययन और लेखन कार्य पे काम करना चालू कर दिया, ठीक है। और इसकी जो अपनी प्रसिद्ध कृति उस समय लिखी, द प्रिंस ना, और डिस्कोर्सेस, ये जेल के दौरान छूटने के बाद ही उसके बाद ये लिखी गई, मतलब जेल जो 1 साल तक रहा उसके बाद इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। डिप्लोमेट भी था, अपने सरकारी पैसे भी इसने पूरी आसपास के देशों को घूमा भी था, तो इसलिए इसके पास अनुभव अच्छा था। अब इसकी खास बात क्या है कि इसकी जो सोच है, लेखनी है, अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो व्यवहारिक है, प्रैग्मेटिक है ना, ये जिसमें शक्ति प्राप्ति और उसके उपयोग को विशेष महत्व और औचित्य के साथ ठहराता है। तो उसी ये जो सब कुछ इसने बताया, एक चीज़ ध्यान देना, उस समय जो इटली विखंडित था ना, उसको एक कैसे किया जाए, उसको मजबूत कैसे किया जाए, जैसा हमने बताया कि विदेशी शक्तियाँ आसपास जो इसके देश थे उनसे सुरक्षा कैसे किया जाए, इसी के आसपास पूरा व्यवहारिक दृष्टिकोण घूमता है। जैसे आप कौटिल्य पढ़ोगे, सिलेबस में मनु, कौटिल्य, गांधी तो हैं ही, तो कौटिल्य में आप देखोगे कि जब हम कौटिल्य को पढ़ेंगे तो कौटिल्य भी इसी तरह की बातें करते हैं। हालांकि दुर्भाग्य है कि कौटिल्य बहुत पहले इनसे आए हैं, लेकिन अब वही बोला जाता है भारत का मैकियावेली उनको बोला जाता है, तो वो तो क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें ही ली गई हैं तो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। बल्कि सच्चाई है कि इनको मैकियावेली बोला जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसका उद्देश्य क्या था कि इटली को एक किया जाए। एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रवाद की भावना जगानी पड़ेगी, तभी तो इटली राष्ट्र आएगा। तो उसके लिए उन्होंने देखा जाए कि जैसे फ्रांस हमने चर्चा की, स्पेन जो है एक मजबूत सत्ता थी, तो यहाँ पे भी चाहते थे मजबूत सत्ता आए, लेकिन वो सत्ता आए कैसे, इसके लिए ये वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करेंगे। और इसके लिए इन्होंने कल्पना की कि एक शासक आएगा जिसको इन्होंने द प्रिंस बोला, अपनी किताब भी लिखी है द प्रिंस, उसमें इन्होंने व्यवहारिकता के आधार पर बताया कि इटली में क्या क्या होना चाहिए। तो डनिंग ने इसी संबंध में जो इनकी द प्रिंस है और इनके जो विचार हैं राज्यों पे, उसके संबंध में लिखा है कि मैकियावेली मध्ययुग और आधुनिक की सीमा पे खड़ा है। सीमा पे खड़ा है मतलब कि मध्ययुग को छोड़ चुका है और आधुनिक युग आने वाला है, उसके बीच में इसने व्यवहारिक ज्ञान को और राजनीति विज्ञान को प्रतिपादित किया है, ठीक। तो अब इसके प्रमुख मैकियावेली के विचारों पे जो प्रभाव पड़े हैं, अपने युग का जो शिशु बोला जाता है, उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है मैकियावेली पर पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण था क्या? पुनर्जागरण के समय अब मनुष्य धर्म के अनुसार या फिर मान्यताओं के अनुसार नहीं चलता था, अब इसने तार्किकता का महत्व देना चालू कर दिया ना। मानवतावादी तर्क, यानी कि कोई भी परंपरा, कोई भी चीज़ है उसको तर्क पे खड़ा मानेगा और साथ के साथ देखेगा कि वो मानवीय तत्व हैं कि फिर उसमें अमानवीय तत्व हैं। इन सारी चीज़ों की बातों को मूल्यों पे देखने लगा था। जैसे ना, इसका फिर से इन्होंने बोला कि पुनर्जागरण का मतलब, अब देखो पुनर्जागरण का मतलब एक समय था कि जागरण था, ग्रीक युग में जागरण था, लेकिन ये सो गया था, इसलिए इसको पुनर्जागरण बोला गया। इसने नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। जब हम तर्क पे बात करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा कि क्या गलत क्या सही ना। और तर्क खासतौर पे व्यक्ति पे केंद्रित किया गया, इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाया गया ना, व्यक्ति का विशेष महत्व। देखो व्यक्ति का महत्व से क्या मतलब, जैसे राज्य है,
अब सब कुछ राज्य के लिए हो रहा है, राज्य के लिए न्याय, राज्य के लिए सेवा, राज्य के लिए कम, व्यक्ति को फोकस में रखा ही नहीं। अब व्यक्ति को फोकस में रख देंगे तो सब कुछ व्यक्ति के लिए होगा, जो राज्य करेगा व्यक्ति के लिए करेगा। तो जो राज्य को महत्व देता है उसको हम बोलते हैं आदर्शवादी। क्या बोलते हैं? आदर्शवादी। जो व्यक्ति को महत्व देता है उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवादी। तो व्यक्तिवादी और आदर्शवाद दोनों एक दूसरे की उल्टी विचारधारा है। आदर्शवादी राज्य को महत्व देंगे जैसे प्लेटो, व्यक्तिवादी व्यक्ति को महत्व देंगे जैसे खास तौर पे अगर आप देखोगे तो वह है जॉन लॉक, ठीक है, मिल। ये लोग व्यक्ति को महत्व देते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता को। तो पुनर्जागरण का इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये देखोगे तार्किकता पे व्यक्ति के महत्व को बताते हैं ना। मैकियावेली ने इस नए व्यक्तिवाद को अपनाया और आधुनिक राज्य की अवधारणा को इन्होंने असाधारण सहयोग किया, क्योंकि राज्य से ज़्यादा एक प्रकार से इन्होंने देखो कि व्यक्ति को समझने का प्रयास किया और उसी आधार पर अपनी व्याख्याएं लिखी हैं। धार्मिक सुधार, हमने बोला था ना कि धर्म और राज्य की लड़ाई थी, तो फिर धर्म और राज्य को दोनों को अलग किया गया, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो पुनर्जागरण के बाद धार्मिक सुधार आंदोलन ने धर्म और राजनीति को अलग कर दिया था, और जिसका प्रभाव इनके जीवन में दिखेगा, इनके सिद्धांतों में दिखेगा कि राज्य से धर्म को अलग करने की बात ये करते हैं। अब ये थोड़ा सा मध्यकाल का प्रभाव था, लेकिन इस चीज़ को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या करके समझाया है। यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता का जनक इनको एक प्रकार से माना जाता है कि इन्होंने अच्छे से पहले ऐसे विचारक हैं जिसने धर्म और राज्य की जो अलगाव की बात थी उसको बढ़िया तरीके से व्याख्या किया था और समझाने का प्रयास किया था ना। इन्होंने, अगर राजनीतिक विचारकों में देखो, आधुनिक राजनीति का जनक इसलिए भी बोला जाता है कि जैसे नैतिकता से अगर आप देखोगे, नीति शास्त्र से राज्य को अलग करने का काम किसने किया था? अरस्तु ने किया था, इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। आधुनिक समय में इन्होंने चर्च को राजनीति से अलग करने का काम किसने किया? मैकियावेली। देखो अरस्तु के समय क्या था कि वैसा धर्म नहीं था, ग्रीक धर्म था, तो वहाँ पे नैतिकता के आधार पर चीज़ें होती थी, लेकिन अब ईसाई धर्म का जन्म हो गया था और ईसाई धर्म हावी हो गया था, तो चर्च यहाँ पे बोलने का मतलब है धर्म ही है, ठीक है, या ईसाई धर्म बोल लीजिए या धर्म बोल लीजिए ना। वेस्टर्न कंट्री में तो धर्म ही हुआ। उसी समय सामंतवाद का भी अंत हो रहा था। सामंतवाद क्या था? जैसे राजा था, ठीक है, इधर धर्म था, जनता इनसे भी परेशान थी और सामंतों से भी परेशान थी। सामंतों का मतलब कि सामंत जो छोटे छोटे राजा होते थे, बड़े राजा के नीचे काम करते थे, और इससे होता क्या था कि ऐसे छोटे छोटा इनका एरिया होता था। तो यहाँ से यहाँ पे व्यापार करने अगर आप जा रहे हो ए से बी में, तो आप पे टैक्स वगैरह लगाए जाते थे। स्वतंत्रता, आने जाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, नियम कानून अलग थे, और ये अपने स्वार्थ में काम करते थे। तो जनता इन सामंतों से भी परेशान थी, तो इसलिए जनता ने सीधे समर्थन राजा का किया, सामंतों का विरुद्ध किया और धर्म का। तो ये चीज़ें भी टूट चुकी थी, तो नेशन स्टेट आ चुका था, यानी कि छोटे छोटे विखंडित करके अब राष्ट्र राज्य की भावना आ गई थी। छोटी छोटी भौगोलिक सीमाओं में लोग नहीं बनना चाहते थे, तो पतन हो गया था ना, सामंतवाद का पतन हो गया था और राष्ट्र राज्य का उद्भव हो गया था। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, समझ में अगर आ रही हो तो इसको कमेंट करके बताइएगा। मैकियावेली ने सामंतों की तुलना में आम जनता को अधिक महत्व दिया। सामंतों का महत्व क्योंकि वह सत्ता के विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकरण में विश्वास करता था, यानी कि सत्ता एक जगह हो तो ज़्यादा अधिक होगी। एक्चुअली जो मैकियावेली ने बोला है वो इटली के भलाई के लिए बोला, तो इटली विखंडित था, तो इटली पे एक मजबूत और केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता थी ताकि वो आगे ले चले, तो इसीलिए इन्होंने केंद्रीय सत्ता का समर्थन किया। प्रश्न ऐसे आ जाएंगे कि भाई इटली किसका, मैकियावेली किसका समर्थन करते हैं, केंद्रीकरण का या विकेंद्रीकरण का? विकेंद्रीकरण का क्यों करते हैं, केंद्रीकरण का क्यों करते हैं? यानी कि करते तो विकेंद्रीकरण का ही है, लेकिन क्यों करते हैं इसके पीछे आपको पता होना चाहिए। अब हम मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन और उनके प्रमुख विचारकों को देखेंगे। विचार उन्होंने कौन कौन से दिए हैं, की आइडियाज़ जो मैकियावेली के, उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, पहले हम लोग देखते हैं कि राइज ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य आप लोग समझ रहे हैं ना, राष्ट्र राज्य मतलब जो छोटे छोटे सामंत थे, सामंतों का मतलब जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, उनका दायरा टूटने लगा और राज्य का उदय होने लगा। राज्य के उदय में क्या होता है कि जैसे आप भारत से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत में मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश तक, अगर भारत को देखें तो हम सभी ये मानते हैं कि भारतीय हैं, भारत हमारा हिस्सा है। तो राष्ट्र राज्य मतलब राष्ट्र के साथ राज्य का उदय। राज्य तो आप जान ही रहे हैं, इसी के साथ राष्ट्र का, राष्ट्र क्या है, एक भावना, एक फीलिंग है, जैसे हम सब भारतीय अपने देश को अपना मानते हैं। तो इसी के लिए जब स्ट्रॉन्ग तौर पे माना जाएगा तभी एक भारत माना जाएगा। अगर लोगों की भावनाएं टूटने लगी तो फिर देश टूट जाएगा। जैसे आप देखोगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जब लोगों ने माना कि भारत हमारा नहीं है तो देश टूट गया, ठीक है। तो मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हम सब राष्ट्र राज्य में विश्वास करें, राष्ट्र राज्य की भावना यहाँ पे आवश्यक हो जाती है,
ठीक है। तो मैकियावेली भी इस चीज़ की बात करता है, इटली को स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट बनाने के लिए ये बोलता है कि आवश्यकता है, क्योंकि इटली हमने पहले बताया कि क्या है, विखंडित हो रखा है ना। तो इतावली एकीकरण यानी कि इटली के यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने बहुत विशेष ध्यान दिया और सारा उद्देश्य इनका यहीं पे था। इनको दुख होता था कि जो पड़ोसी हमारे आसपास के हैं वो आस पड़ोस के लोग हमला कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए और बोलते हैं कि जनता भी इसी प्रकार से है, तो इसको कैसे मजबूत किया जाए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, पूरा फोकस उसी पे था। तो उन्होंने शक्ति का विशेष महत्व दिया इस क्रम में। इनका मानना था कि जो शक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी राज्य के उदय में। तो ये बोलते हैं कि भैया देखो क्या करो, हमारे पास एक राष्ट्रीय सेना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे पास एक राष्ट्रीय सेना होना चाहिए, और वो जो राष्ट्रीय सेना होगी ना, ये इसको महत्व को दिखाएगी कि हमारे पास शक्ति है, और बिना शक्ति के हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट को गठित नहीं कर सकते। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सैन्य ताकत पर निर्भर होती है। तो ये एक नेशनल आर्मी की बात करते हैं, कौन? मैकियावेली। अभी आगे फिर इसकी चर्चा हो जाएगी। नेशनल आर्मी की बात करते हैं। पूंजीवाद का उदय का विचार भी इनसे मिलता है। देखो इन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन नेचर है वो कैसा है, आत्म केंद्रित है ना। आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में सोचता है, भौतिकतावादी है ना, भौतिकतावादी में धन संपदा आदि के बारे में सोचता है, लोभी है। तो ये दृष्टिकोण आगे चलकर जो पूंजीवाद आया, पूंजीवाद में यही होता है, निजी संपत्ति, अपने बारे में सोचना, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करना, अपने शौक पूरे करना। तो कुल मिला के इसी का ये एक प्रकार से इस मानसिकता को दिखाता है, और आगे चलकर यही मानसिकता दिखाती है कि पूंजीवाद की तरफ अपने निजी स्वार्थों और निजीकरण को बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये भी भावना यहीं से प्रेरित मिलती है। कहने का मतलब है कि दृष्टिकोण उभरते हुए बुर्जुआ वर्ग की मानसिकता को दर्शाता है जो पूंजीवाद की ओर अग्रसर था आगे चलकर ना। क्योंकि आप देखोगे कि पुनर्जागरण काल आ गया था, व्यक्ति तर्क से सोचता था, धर्म नैतिकता आदि से परे जाकर सोचता था। तो ये सब बातें यहाँ पे मिलेगी। संसाधनों की तलाश यहाँ पे होती रही है ना। तो आधुनिकता पूंजीवाद के विकास में इस एक प्रकार से कहें तो इसने योगदान दिया है। अब दूसरा विचार देखते हैं यहाँ पे, मैकियावेली की प्रमुख रचनाएं ना। विचारों को आगे देखेंगे। इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो पहली रचना है इनकी आर्ट ऑफ द वॉर। सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया, और जब भी आप पढ़ेंगे तो कम से कम इतना ध्यान दें कि पहली रचना इनकी कौन सी है। यूजीसी नेट में तो सीधा क्रम पूछ लेता है, लेकिन फिर भी पता रहे कि कौन सी रचना है, कब लिखी गई, तो ये थोड़ा सा सहायता करता है हमें उसके टाइमलाइन को याद करने में। आर्ट ऑफ द वॉर, युद्ध की कला। ठीक है, युद्ध और सैन्य राजनीतिकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इन्होंने माना आर्ट ऑफ द वॉर। इसमें क्या बताया गया? युद्ध के बारे में, सैन्य रणनीति के बारे में ना, आपसी संबंधों को कैसे समझाया जा सकता है, कैसे सुलझाया जा सकता है युद्ध आदि के माध्यम से, इसके बारे में बताया गया है। दूसरी हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ना, फ्लोरेंस की राजनीति और उसके इतिहास के बारे में बताता है। डिस्कोर्सेस, तो डिस्कोर्सेस में क्या मूल रूप से बताता है कि जो भी इसमें सामंतवादी व्यवस्था है, कुलीन वर्ग है, उन सब की आलोचना करता है ये। ठीक है, और उसके बाद आता है द प्रिंस। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी किताब है, अक्सर पूछी जाती है। प्रिंस का मतलब कि ऐसे राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की बात यहाँ पे लिखता है जो इटली के लिए आवश्यक है, इटली के एकीकरण के लिए आवश्यक है, और क्या क्या परिस्थितियाँ हैं। जैसे हमने देखा कि प्लेटो है, प्लेटो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक में उसने क्या बताया है? रिपब्लिक में आप देखोगे कि उसकी जो बात है वो है न्याय की ना, और इसीलिए हम उसको पढ़ते भी हैं वो, क्योंकि उसके सबसे अलग विचार हैं। बाद में स्टेट्समैन अगर आप देखोगे तो वहाँ पे विचार हैं, बाद में लॉज देखोगे तो वहाँ पे बदले हुए विचार हैं। तो मूल महत्व क्या है? रिपब्लिक का है। उसी प्रकार से मैकियावेली को पढ़ोगे तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है वो क्या है? प्रिंस है, द प्रिंस। ठीक है, अब इनके मेथोडोलॉजी को देख लेते हैं। मेथोडोलॉजी में क्या है कि कार्य प्रणाली क्या है, अध्ययन कैसे करते हैं, किसको महत्व देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने अरस्तु को पढ़ा था। अरस्तु को जब पढ़ा था तो अरस्तु में सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि भाई अरस्तु किस पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब इनको भी आधुनिक समय का अरस्तु माना जाता है, तो ये भी कुछ कुछ ऐसी पद्धति का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। हिस्टोरिकल अप्रोच की खासियत क्या? देखो हिस्ट्री की जब हम अध्ययन करते हैं तो हिस्ट्री किस पे काम करता है? फैक्ट्स पे काम करता है ना। यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं, अगर आप देखोगे कि आपको पता है कि मार्च के बाद गर्मी बढ़ने लगती है, और ये गर्मी आपकी सितंबर लास्ट तक रहती है ना, उमस वगैरह है। तो आपको पता है कि सितंबर के बाद अक्टूबर से मौसम चेंज होने लगेगा। तो ये कैसे पता है? क्योंकि आपने कई मौसम ऐसे देखे हैं, तो आपने फैक्ट्स के आधार पर ही बोल रहे हो। तो ये क्या है? फैक्ट्स के आधार पर ये बोलते हैं कि जो फैक्ट आपने देखे हैं इसके आधार पर आपको पता है कि ये तथ्यात्मक है। और तथ्यात्मक चीज़ें क्या होती हैं? वैज्ञानिक होती हैं, साइंटिफिक होती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर बोलोगे कि ये वैज्ञानिक प्रणाली है अध्ययन करने की। इसको हमने आगे भी डिस्कस किया था। दूसरा, इन्होंने धार्मिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। यथार्थवादी राजनीतिक और परिस्थितियों के आधार पर ध्यान दिया, यानी कि धार्मिक सिद्धांतों को ये नहीं मानते, क्योंकि
हर जगह वो तर्क पे खड़ी नहीं उतरती, और वो लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाने का काम नहीं करती, इनको समाप्त करने का काम करती है। और राज्य को चाहिए कि वो धर्म आदि से अलग होकर स्ट्रॉन्ग शक्ति अर्जित करे, यानी उस पर किसी तरह का दबाव ना रहे। ठीक, चलो आगे यहाँ पे देखिएगा, ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की स्वायत्ता पे क्या बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया इनका ना, अध्ययन की पद्धति पे। दूसरा है राजनीति की स्वायत्ता पे बात करते हैं, यानी कि बोलते हैं कि राजनीति जो है उसको नैतिक और धर्म से अलग करना पड़ेगा। स्वायत्ता यानी कि स्वतंत्र करना पड़ेगा, यानी कि उस पर किसी प्रकार से नैतिकता का दबाव ना हो, किसी प्रकार से धर्म का दबाव ना हो। नैतिकता से क्या तात्पर्य, यानी कि राज्य अगर चाह रहा है कि उसको सड़क बनाना है तो वहाँ पे हो सकता है एक आध पेड़ काटने पड़ जाएं, हो सकता है एक आध लोगों का घर गिराना पड़े, लेकिन सड़क बनाना जरूरी है, क्योंकि राज्य के विकास का मार्ग बढ़ाएगा, राज्य को शक्तिशाली बनाएगा, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा। बोलते हैं ऐसे तो कोई ना कोई बाधा आती ही रहेगी। ठीक है, तो बोलते हैं कि और उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो नैतिक, अपने आप वो चीज़ नैतिक मान ली जाएगी। यानी कि देखो, इनकी तुलना गांधी के साथ भी कहती है। जैसे ये बोलते हैं कि कोई चीज़ आपको मान लो परीक्षा पास करना है, तो बोलते हैं ये फर्क नहीं पड़ता परीक्षा कैसे पास की, नकल की, पेपर चोरी किया। बोलते हैं अंतिम फर्क इसी से पड़ता है लोगों को, रिजल्ट क्या है। ठीक है, रिजल्ट क्या है, यानी कि परिणाम क्या है, यानी कि साधन आप कोई भी यूज कर लीजिए, साध्य यानी कि जो लक्ष्य है वो मिलना चाहिए, यही महत्वपूर्ण होता है। और लक्ष्य अगर पवित्र है तो फिर साधन को भी पवित्र मान लिया जाएगा। लेकिन गांधी इसके विरोधी हैं। गांधी बोलते थे नहीं, साधन भी पवित्र होने चाहिए, यानी कि हम आज़ादी पा रहे हैं कैसे, किस माध्यम से पा रहे हैं। बोलते हैं साधन जो है हिंसा का भी नहीं हो सकती, हम अहिंसा को लेंगे, हिंसा पवित्र साधन है, यानी कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात ये करते हैं। ठीक है, दोनों की पवित्रता की बात यहाँ पे ये करते हैं। तो राजनीति को नैतिकता और धर्म से अलग मानते हुए उन्हें एक नवीन राजनीतिक दृष्टिकोण को डेवलप करते हैं, यही इनकी खासियत है, इसलिए इनको पढ़ते हैं। डनिंग बोलते हैं कि मैकियावेली सरकार की कला पर केंद्रित था, ना कि राज्य के। मतलब डनिंग का मानना है कि जो मैकियावेली था, इसने जो पूरा फोकस किया कि जो सरकार है वो एक आर्ट की तरह है, आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट को पेश किया। आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट मतलब शासन करना एक कला है। जैसे प्लेटो बोलता है कि हर आदमी के बस की बात नहीं है, तो वो कलाकारी आनी चाहिए किसी को। जैसे आर्टिस्ट होता है तो अपने काम में बेहतर होता है, तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि शासन करना क्या है, एक कला है। ठीक है, और इसके लिए विशेष ज्ञान, विशेष अनुभव की जरूरत पड़ती है, विशेष दिशा की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में इसने मैकियावेली ने समझाया है आगे चलकर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा मैकियावेली की नैतिकता से संबंधित विचार देख लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट मैंने विचार रखे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो पहले सारे विचारों को देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनकी किताब है ऑन ह्यूमन नेचर, जिसमें इन्होंने व्यक्ति से संबंधित विचार को मैकियावेली ने समझाया है। अब व्यक्ति से संबंधित विचार क्या है, मैकियावेली के राजनीतिक विचार तो ऑन ह्यूमन नेचर में समझाने का प्रयास करते हैं। देखो अब क्या है कि बेसिकली अभी मैकियावेली की राजनीतिक विचारधारा को समझने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से ये बताते हैं कि हमें ये समझना पड़ेगा कि मनुष्य का विचार या मनुष्य की आदत कैसी होती है, उसका स्वभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले मनुष्य के स्वभाव के बारे में प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं। और बहुत ही यहाँ पे आप देखिएगा जो एक इन्होंने सब यूज किया है इसके लिए, यूनिवर्सल एगोइज्म, यानी कि सार्वभौमिक स्वार्थ की बात करते हैं, स्वार्थ वाली बात करते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है ना, वो बोलता है कि फियर इज़ मोर इफेक्टिव देन लव, यानी कि डर से ज़्यादा प्रभावित होता है। कुछ हॉब्स के जैसी बात करते हैं, हॉब्स को भी हमको पढ़ना है। तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति दो प्रकार की चीज़ें कंट्रोल करती हैं, हॉब्स भी बोलता है कि एक होता है डर और एक होता है प्रेम। तो बोलते हैं कि प्रेम ठीक है, लेकिन राजा को अगर लोगों पे शासन करना है तो डर का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अ रूलर शुड मेंटेन फियर अमंग द पीपल, यानी कि प्रेम से भय अधिक प्रभावित होता है, इसलिए शासकों को जनता में भय को बनाए रखना चाहिए और भय के माध्यम से शासन करना चाहिए। तो बोलते हैं ऐसा क्यों है, बोले कि इसका कारण ये है कि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। मनुष्य बोलते हैं कैसा है, लालची है, लोभी है, ठीक है, स्वार्थी है, नीच है, दुष्ट है, कपटी है ना, धोखेबाज है। जब उसका काम रहता है तो बोलता है कैसा, एकदम मीठा मीठा बोलता है, जब काम निकल जाता है तो पलट कर देखता भी नहीं है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। तो बोलते हैं कि ये डरपोक प्राणी को डर ही डराएगा, प्रेम व्रेम इसके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि लोग, इसके लिए इन्होंने मनुष्य स्वार्थ को इस प्रकार से इसको व्याख्या किया है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को भी भूल सकते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति की हानि करने वाले को नहीं भूल सकते। इस प्रकार से ये ह्यूमन नेचर को समझाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जो भी चीज़ें मैकियावेली ने बताई है वो सब इटली के परिप्रेक्ष्य में बताई है, यानी कि इटली के जो लोग हैं वो वैसे हैं। अब ये कैसे बात आती, इसलिए क्योंकि बोलते हैं कि ऐसी जगहों पे अगर देखो व्यक्ति दुष्ट रहेगा
ना, पापी रहेगा, लोभी रहेगा, तो उसको क्या है कि ऐसे लोगों को क्या न्याय और कानून से कंट्रोल किया जाएगा? नहीं, न्याय कानून तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र से कंट्रोल नहीं होगा। इनके लिए क्या चाहिए? निरंकुश राजतंत्र चाहिए, तो ही इनको ये कंट्रोल कर पाएगा। निरंकुश राजतंत्र ही ऐसे लोभी पापियों को कंट्रोल कर पाएगा, निरंकुश शासन ही चाहिए। लेकिन बोलते हैं कि जहाँ मनुष्य का स्वभाव अच्छा है, लोकतंत्र वहाँ पे अच्छा है। तो यानी कि लोकतंत्र का ऐसा नहीं समर्थन नहीं करते। ये कुल मिला के इटली के बारे में जो प्रेजेंट सिनेरियो उस समय था, जो सिचुएशंस थी, उसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये, इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य के स्वभाव को एकदम से बुरा मानते हैं, ये इटली के बारे में, लेकिन सामान्य तौर पे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। ये बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड के लोगों का स्वभाव अच्छा है, इसलिए वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी है, और इसलिए रोमन साम्राज्य की भी प्रशंसा करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि ग्रीक साम्राज्य की भी प्रशंसा करते हैं, यानी कि उसके तो लोकतंत्र को आदर्श ये मानते हैं, रोमन साम्राज्य को। तो कुल मिला के ये इटली के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसे हैं और इस हद तक हैं कि लोग अपने पिता की मृत्यु को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूलते। नैतिकता पे विचार देखिए। नैतिकता तो जीवन में क्या है? धर्म के आधार पर अगर आप देखोगे तो हर जगह हस्तक्षेप। नैतिकता कुछ होता नहीं है, धर्म के हिसाब से जो सही है वही नैतिक है, फिर वो कितना भी अमानवीय हो। तो इसी आधार पर बोलते हैं कि देखो क्या है कि हमको जैसे मान के चलो कि राज्य के लिए कोई काम करना है, अब राज्य के लक्ष्यों को हासिल करना है, स्ट्रॉन्ग हमको जो है नेशन चाहिए, तो उसमें बहुत सी चीज़ें बात आ जाएंगी, नैतिकता ना। तो बोलते हैं कि इन सबसे परे उठना पड़ेगा अगर एक मजबूत राज्य चाहिए। तो बोलते हैं एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, यानी कि हमारे लक्ष्य ही निर्धारित करते हैं कि हमारी साधना कैसी रही या मार्ग कैसा रहा। यानी कि अगर हम साल भर मेहनत करें और अंतिम में रिजल्ट ना पाएँ तो हमारे पूरी जो जर्नी रही है वो बेकार हो जाएगी, इसीलिए हमारी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर हम सफल हो जाते हैं और हमारी जर्नी बहुत अच्छी नहीं भी रही तब भी माना जाएगा कि सफल हो गया। यानी कि कुल मिला के देखा जाए कि हमारा लक्ष्य अगर हमको मिल जाता है तो फिर कैसे प्राप्त किया, इससे मैटर नहीं है। गांधी यहीं पे तुलना की थी। गांधी बोलते हैं नहीं, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा कि आपके साधन कैसे थे, आपका साधन और लक्ष्य दोनों सही होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इसीलिए गांधी कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते अनटिल अनलेस लोग कायर ना हो जाएं। तो बोलते हैं कायरता और हिंसा में मुझे एक चुनना पड़ा तो मैं हिंसा चुन लूँगा, लेकिन हिंसा में हमेशा अहिंसा ही जीते रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं कि एक चीज़ और इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि देखो, बोलते हैं इसमें दो चीज़ ध्यान देना कि राजा जो है ये उसके लिए बोल रहे हैं कि हमें साधन लक्ष्य को ध्यान देना है, लेकिन नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए, राजा को लोगों के अंदर ऐसा दिखाना चाहिए कि वो नैतिक है सारी चीज़ें। और बोलता है कि लेकिन राजा को ये भी ध्यान रखना चाहिए उसका लक्ष्य क्या है, यानी कि बोलते हैं राजा को एक प्रकार से डुअल मोरालिटी शो करनी चाहिए। डुअल मोरालिटी मतलब कि देखो, दिखाना तो चाहिए कि बहुत नैतिक है, बहुत धार्मिक है, लेकिन वास्तविकता में उस पर कोई चीज़ लागू नहीं होती, उन सब चीज़ के ऊपर वो होता है। यानी कि दिखाए लोगों को वह नैतिक है, नैतिकता के बल पे लोगों को मनाए, उनसे प्रथाओं का पालन करे, उनसे शासन पे कंट्रोल करे, लेकिन वास्तविकता में नैतिक हो ये जरूरी नहीं ना। लोमड़ी सी चालाकी की बात ये करते हैं। तो बोलते हैं कि सब जनता को दिखाने के लिए, यानी कि नागरिकों को शासकों की नैतिकता अलग होती है, यानी कि नागरिक की नैतिकता उसको फॉलो करें, शासकों की नैतिकता ये उनके स्वभाव और आवश्यकता अनुसार है कि शासक नैतिक हो या नैतिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर उनको देखना है कि राज्य हमारा कैसे सुरक्षित रहेगा, यानी कि लचीला दृष्टिकोण लगते हैं, ठीक है, किसके लिए? शासकों के लिए। और बोलते हैं परिस्थितियों के अनुसार अपने कर्तव्यों का बदलते रहना चाहिए कि भाई नैतिक अनैतिक क्या है हम देखेंगे। धर्म पर विचार। देखो, धर्म, एक चीज़ ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि धर्म विरोधी है या चर्च को नहीं मानते, लेकिन ये बोलते हैं कि चर्च की सत्ता एक प्रकार से आप देखोगे कि राज्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि राज्य कोई काम कर रहा है, क्योंकि देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहे हैं ना, सेकुलरिज्म की। राज्य अपना काम करे, धर्म अपना काम करे, एक दूसरे में विरोध नहीं, राज्य के काम में धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन ये चर्च की सत्ता का विरोध कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान देना। धर्म ठीक है अपने क्षेत्र में काम करे, लेकिन चर्च क्या है, धर्म के क्षेत्र को की एंट्री कहाँ करा देता है? आप देखोगे कि धर्म क्षेत्र की एंट्री राज्य के कार्यों को बाधित करने के लिए करा देता है, इसीलिए ये क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, किसका? चर्च का। ध्यान देना, धर्म का और सत्ता का, अन्य सत्ता का विरोध नहीं करते, यहाँ पे ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ठीक है। राजनीति बोलते हैं एक उपकरण है जिसका राजा को उपयोग करना चाहिए, यानी कि धर्म को जनता को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि खुद जो है धार्मिक दिखना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि धार्मिक दिखना चाहिए भले ही वह आस्तिक हो या नास्तिक, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म के नाम पे जनता आज्ञाकारी बन जाती है और आज्ञाओं को बहुत आसानी से मान लेती है। तो देख रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं कि कैसे शासन किया जाए, कैसे। जैसे आप देखोगे कि जो राजा है ना उसको धार्मिक दिखना ही चाहिए। अब देखो, वैसे तो अब जितने भी शासक हैं, बीच में राहुल गांधी भी जनेऊ पहन रहे थे, मोदी जी भी देखिए एकदम मंदिर जाते रहते हैं,
या अन्य जितने भी नेता मंत्री हैं वो देखिए विभिन्न धर्मों से जिनके वोटर्स ज़्यादा होते हैं उनसे वो जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे यही रीज़न होता है क्योंकि वोटर्स उस धर्म को मानते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, या उस धर्म के नाम पे उनको भाई उनके वोट ले सकते हैं या फिर उनको दिखा सकते हैं कि उनके साथ क्या है वो। तो सारे राजनेता इस तरह का प्रयास करते हैं, किसी न किसी धर्म समुदाय जो भी है उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। नास्तिक समुदाय की अगर संख्या बढ़ जाए तो राजा क्या करेंगे, यानी कि जो शासक है वो नास्तिक दिखना प्रारंभ कर देंगे, उनको पता है उसी से वोट मिलेगा। तो आज के समय जो राजनीति होती है उसमें सबसे प्रैक्टिकल विचारक मैकियावेली और हॉब्स हैं। हॉब्स को पढ़ोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। हॉब्स भी डर को महत्व देता है, बोलता है शासन करना ना तो खूब डराओ लोगों को। डराने का मतलब कि भाई देखो ये आ गई, बीजेपी आ गई तो इनको खतरा हो जाएगा, कांग्रेस बोलेगी आ गई तो इनको खतरा हो जाएगा, सब नाश कर देंगे ना। तो यही तो हो रहा है राजनीति में। तो ये एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं। तो धर्म को जनता को नियंत्रित करने के लिए बोलते हैं कि उपकरण के तौर पे दिखना चाहिए, और धार्मिक हमेशा दिखना चाहिए भले ही वो किसी चीज़ में बिलीव करता हो या ना करता हो। राज्य और उसकी सुरक्षा के संबंध में विचार अगर हम देखें तो ये बोलते हैं कि जो राज्य है ना वो सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, राज्य से ऊपर कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और इसकी सुरक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर राज्य सुरक्षित रहेगा तभी सब लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इटली उस समय एकीकृत नहीं हो पाया था और इटली पे अन्य राज्यों का खतरा हमेशा होता रहता था। तो इस चीज़ पे इन्होंने बोला कि राज्य की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी सुरक्षा शक्ति के द्वारा होगी, और वो शक्ति कहाँ से आएगी? एक राष्ट्रीय सेना की बात करते हैं। ये बोलते हैं कि इटली के पास खुद की एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्मी होनी चाहिए जो इटली की रक्षा करेगी। इटली ही सुरक्षित रहेगा तभी वहाँ के लोगों की सुरक्षा होगी। और क्योंकि इटली में ये हमने ऑलरेडी बताया कि जो ह्यूमन नेचर है वो अच्छा नहीं है, लोग अपने आप में क्या है, स्वार्थी, लालची, कपटी, चोर सब हैं ना, तो लोभी, कामी जितने भी हैं। तो इसलिए बोलते हैं ऐसे लोगों को कंट्रोल क्या करेगा? मोनैर्की, राजतंत्र ही कर सकता है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के इटली में जो ये पक्षधर हैं मोनैर्की के हैं, लेकिन जैसा हमने देखा कि गणराज्य को भी ये महत्वपूर्ण आदर्श मानते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अच्छे रहना चाहिए। आदर्श राज्य मानते हैं कि वास्तविकता में अच्छा तो डेमोक्रेसी ही होती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है डेमोक्रेसी के साथ क्या, कि लोग अच्छे नहीं हैं तो शासन अच्छा नहीं होगा। जैसे लोग होंगे वैसी सत्ता होगी, और इटली के लोग अच्छे हैं नहीं। ये तो प्लेटो भी बोलता है कि जो अयोग्य लोग हैं वो योग्य शासकों को नहीं चुन सकते। ठीक है, तो ये इनका मानना है कि इटली में योग्य लोग हैं नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, अच्छा बोलते हैं ये लोग बुद्धिमान, ज्ञानी, लेखक वगैरह सब हैं, लेकिन ये चरित्रहीन है। चरित्रहीन का तात्पर्य इनके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं है, लालची लोग भी बहुत हैं। सत्ता पर सवाल, सत्ता पर माफ़ कीजिए, सत्ता पर सलाह देते हैं। सत्ता कैसी होनी चाहिए? तो बोलते हैं कि सत्ता जो है ना वो इस हिसाब से चलनी चाहिए कि लोग उस पर कंट्रोल रहें। तो बोलते हैं डर का प्रयोग करना चाहिए, और इसीलिए बोलते हैं कि जो डर है ना, फियर इज़ बेटर देन लव, क्योंकि जनता डरपोक है, जनता डर से ज़्यादा कंट्रोल होती है प्रेम के अलावा। अगर इसका एक बेहतर एग्जांपल जैसे आपको समझना है, अक्सर समाज में आपने देखा होगा कि कोई प्रेम कर रहा है तो अपने प्रेम को छोड़ देता है समाज के डर से, परिवार के डर से, पैसे के डर से। तो ये आपको सीधा दिखाता है कि डर का प्रभाव क्या है। डर प्रेम पर हावी रहता है। ठीक है, तो शासक को कठोरता और उदारता दोनों का मिश्रण होना चाहिए, यानी कि बोलते हैं कठोरता होनी चाहिए, डर भी, लेकिन दिखाना भी चाहिए लोगों से प्रेम करता है, उनका चिंतक है, लेकिन बोलता है कि कठोर ज़्यादा दिखना चाहिए, प्रेम कभी कभी दिखाना चाहिए, तभी उसका महत्व समझेगी। हमेशा प्रेम उदार रहोगे तो फिर जनता आपका महत्व नहीं समझेगी। तो बोलते हैं कि शक्ति का उपयोग जो करना है हमको बड़े सावधानी से करना है, हमको दोनों को मिश्रित रूप को दिखाना है। ठीक है, तो शक्ति का उपयोग कहाँ से करना है? सावधानी से करना है, केवल आवश्यकता पड़ने पर ही क्रूरता दिखानी चाहिए। बोलते हैं क्रूरता का दिखाना आवश्यक है डराने के लिए, लेकिन जब बहुत आवश्यक हो जाए तभी क्रूरता दिखानी चाहिए, अन्यथा जो है जनता के बीच में सामान्य स्वभाव ही रखना चाहिए। कठोरता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की बात ये करते हैं ताकि जनता एक बगावत भी ना करे और जनता को ये भी लगे कि राजा अनुशासित है, प्रेम करता है, बस वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके अनुसार आधुनिक राजनीति, शक्ति सिद्धांत, यथार्थवादी कूटनीति, बोलते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई थी। आधुनिक राजनीति कैसी है? यथार्थवादी है। अब देखिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बुलाता है कोई स्थायी मित्र और शत्रु नहीं होता। तो आप संबंधों को अमेरिका चाइना के संबंधों को देख लीजिए, भारत चाइना के संबंध कैसे बदल रहे हैं। ठीक है, नेपाल के संबंधों को देख लीजिए, तो ये सब एकदम क्लियर पता लगता है। तो ये सब जो यथार्थवाद है, शक्ति का सिद्धांत है, ये आप सब सारी चीज़ें देखोगे कि कहाँ से मैकियावेली के प्रभाव में स्पष्ट रूप से विचारों में दिखाई देती है। उनका मुख्य संदेश था मैकियावेली का कि राजनीति नैतिकता पर नहीं बल्कि शक्ति और व्यवहारिकता पर आधारित होती है, यानी कि राजनीति में नैतिकता का कोई विशेष स्थान नहीं है, सही गलत का, वो व्यवहारिकता होनी चाहिए और शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, नैतिकता का मतलब ये हुआ कि हम जो है अमेरिका का साथ देते रहेंगे, नहीं, नैतिकता नहीं होती। फिर तो वो मित्र के रूप में नैतिकता अपनी भाई, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा।
तो व्यवहारिकता यही है कि हमारे साथ जितना सहयोग करोगे उतना हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि बात दो लोगों की या दो देशों की नहीं है, बात देश के लोगों की है, ठीक है। तो देश के लोगों का हित होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे राजनीति का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को बनाए रखना और उसको बढ़ाना है, ऐसा किसने बोला? सेबाइन ने, इनके हिसाब से, मैकियावेली के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे मैकियावेली के हम लोग प्रिंस के विचार को देख लेते हैं। राजकुमार यानी कि प्रिंस का जो इन्होंने विचार दिया कि भाई कैसे जो है एक व्यक्ति होगा जो राज्य का एकीकरण करेगा इटली का, तो उसमें इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिंस में इसको रखा है। निकोलो मैकियावेली ने एक आदर्श शासक माना है, यानी कि एक शासक आएगा या ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो प्रिंस के समान होगा ना, मतलब उनका एक काल्पनिक राजा है जिसको उन्होंने प्रिंस बोला, जो इटली का एकीकरण करेगा, निरंकुश होगा, तो उसी को एक बोलते हैं राजकुमार। अब उसके अंदर बोलते हैं दोनों क्वालिटी होगी, लोमड़ी की चालाकी और शेर सी बहादुरी, यानी कि लायन एंड फॉक्स पॉलिसी बोलेंगे इसको। तो बोलते हैं कि दोनों का मिश्रण होना चाहिए। चतुराई किसकी? लोमड़ी की। बोलते हैं कि देखो कहीं कहीं हर जगह बुद्धि से बाहुबल काम नहीं करता, कहीं कहीं बुद्धि से काम लेना पड़ता है, और कहीं कहीं बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाए तो फिर बल से काम लेना पड़ेगा। तो राजकुमार को लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, ताकि वह अपने शत्रुओं को जो है क्या करे, उनके जाल और धोखे को समझ सके और बच भी सके। और इसी प्रकार से राजनीति में केवल बल का प्रयोग नहीं बल्कि जो है कूटनीति का भी प्रयोग होना चाहिए। तो कूटनीति भी चालाकी से होती है। साहस की अगर हम बात करें, जो बोलते हैं सिंह या लॉयन सी क्वालिटी, तो बोलते हैं कि देखो अगर साहस की बात करें तो करेज एंड स्ट्रेंथ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। साहसी व्यक्ति ही महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएगा, अगर वो डरता रहेगा तो निर्णय नहीं ले पाएगा। तो दुश्मनों को बोलते हैं अपनी रक्षा करने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है ना, बड़े बड़े निर्णय लेने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है, जिन्होंने मैकियावेली बोलते हैं भेड़ियों के रूप में दर्शाते हैं। यानी कि बोलते हैं क्या है कि अगर अब दुश्मन जो है, दुश्मन क्या है? भेड़ है ना, तो सिंह सा तेज और शक्ति होनी चाहिए ताकि भेड़ों का शिकार किया जा सके, यानी कि अन्य दुश्मनों से निपटा जा सके। यहाँ पे देखिएगा, मैकियावेली के विचार मनुष्य के स्वभाव और ऐतिहासिक घटनाओं को उनके आधार पर अवलोकन करते हैं और उसके हिसाब से मानते हैं कि व्यवहारिक और निडर राजा को होना चाहिए, ना कि नैतिकता से बंधे रहना चाहिए। यानी कि राज्य के हित के लिए जो भी आन पड़े, राजा को पीछे नहीं हटना चाहिए उसमें, ठीक है। अब मैकियावेली का हम लोग ने मनुष्य स्वभाव पे जो दृष्टिकोण था उसको देख लिया, आदर्श राज्य को देख लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैकियावेली भाग्य पर के बारे में क्या सोचता है, यानी कि भाग्य से उसका क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है, बोलता है कि भाग्य बोलते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति है जो मनुष्य के कंट्रोल से बाहर होती है ना। यहाँ पर देखिएगा, ऐसी परिस्थिति के रूप में वर्णित करता है जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती है। बोलते हैं कि आमतौर पर क्या होता है, नकारात्मक संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, या फिर कहें दुर्भाग्य या प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो होती हैं उसी को दुर्भाग्य बोलते हैं, ठीक है। दुर्भाग्य यानी कि भाग्य वही है जो अपने पास नहीं है, लेकिन बोलते हैं इससे निकला कैसे जाए। तो भाग्य बोलते हैं कि अस्थिर स्वभाव होता है, इससे निकलने के लिए हमें ये देना चाहिए कि जितनी भी योग्यताएं हमारे पास हो ना, बोलते हैं उन सब का सामना करना चाहिए और एक अवसर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी भाग्य का कोई भरोसा नहीं होता। और भाग्य की तुलना ये यहाँ कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैकियावेली ने भाग्य की तुलना एक स्त्री से की। किससे की? स्त्री से, जो पुरुषों को अप्रत्याशित रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मतलब इनका मानना है कि भाग्य एक ऐसी स्त्री के समान है जो पुरुष के ऊपर निर्भर नहीं करता, स्त्री के ऊपर निर्भर करता है, और कोई पता नहीं उसका मूड कब बदल जाए। जितना भी प्रयास करो, कितना भी जतन करो, अगर कोई स्त्री किसी को नहीं चाह रही तो नहीं चाह रही, फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर वो चाह रही है तो फिर आप कैसे भी हो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। ये मैकियावेली बोल रहे हैं, मैकियावेली का अपना अनुभव है। इसलिए बोलते हैं कि भाग्य भी ऐसा होता है कि आप सिर पटक के रह जाओ, कई बार कुछ नहीं होता, और कई बार कुछ भी प्रयास नहीं करोगे फिर भी वो मान जाएगा, भाग्य आपका अपने आप आ जाएगा। तो बोलते हैं कि बस ये एक प्रकार से ऐसी ही स्थितियाँ हैं। बोलते हैं अब डील कैसे करें, तो डील करने के लिए बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है ना कि अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ेगा साहस से और अनुकूलनशीलता से, अपने आप को ढालना पड़ेगा। कई बार परिस्थिति अपने हिसाब से नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ कि अवसरों का लाभ उठाना पड़ेगा। आपके लाइफ में जो भी अवसर आता है उसका बेहतर प्रयोग करना पड़ेगा, उस अवसर का लाभ उठाना पड़ेगा, तभी जो है इसका फ़ायदा मिल पाएगा ना। मैकियावेली के अनुसार शासक के रूप को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे अरस्तु से कुछ प्रेरित हैं इन्होंने शासकों की बात की, तो सबसे ज़्यादा महत्व ये भी किसको देंगे, ये देंगे मोनार्की को। क्यों? क्योंकि जनता वहाँ की ऐसी है, जनता को सुधारने के लिए एक निरंकुश शासक चाहिए। निरंकुश शासक तो नहीं, शक्तिशाली शासक चाहिए। निरंकुश शासक के तौर पे अगर आप देखोगे तो उसकी चर्चा हॉब्स करते हैं। मैकियावेली की जहाँ भी निरंकुश शासन आ जाए वहाँ पे हॉब्स की बात आ जाएगी। मैकियावेली की शासन प्रणाली का वर्गीकरण असंगत और असंगठित है, बस प्रिंस में इन्होंने थोड़ा सा समझा दिया था ना। मुख्य रूप से राजशाही शासन का ही इन्होंने समर्थन किया है, जो कि निरंकुश रूप से ध्यान के, निरंकुश मतलब सत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है,
ठीक है। डिस्कोर्सेस की बात करें हम यहाँ पे, डिस्कोर्सेस में उन्होंने रोमन गणराज्य को जो आदर्श मानते थे, क्योंकि ये स्वतंत्रता और आत्मशासन की विशेष बात करता था, जिसकी ये प्रशंसा भी करते थे। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस की हमने ऑलरेडी बताया ना, ग्रीक साम्राज्य और रोमन साम्राज्य को तो ये अपना आदर्श भी मानते थे कि बेहतर तरीके से उन्नति करता है, और उसके प्रशंसक बड़े स्तर पे थे। ठीक है। कानून और शक्ति के बारे में देखते हैं क्या बताते हैं कानून और शक्ति का। तो बोलते हैं कि कानून राज्य की सुरक्षा और नागरिक नैतिकता, बोलते हैं कि नैतिकता के लिए कानून बहुत आवश्यक है। यानी कानून की आवश्यकता क्यों है? प्लेटो की तरह नहीं बोलते कि कानून होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बोलते हैं नहीं, राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की नैतिकता बनी रहे, इसीलिए जो है कानून आवश्यकता है, और यही भ्रष्टाचार को रोक पाएगा। और सरकारी अधिकारियों पर कानून नियंत्रित होना चाहिए, मनमाना शासन इनका नहीं होना चाहिए, कानून के द्वारा सरकारी अधिकारियों का नियंत्रित होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच में अंतर ना। निरंकुश शासन तंत्र पे आप, मैंने पहले भी बताया कि जब हम बात करेंगे तो हॉब्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो शासन सत्ता है, निरंकुश शासन सत्ता की बात ही हॉब्स करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैकियावेली है ना, तो मैकियावेली का क्या है कि मैकियावेली बोलते हैं कि इटली के लिए निरंकुश सत्ता एक मजबूत शासक चाहिए, लेकिन अन्य इस दृष्टिकोण उनके अलग है, लेकिन हॉब्स सिर्फ निरंकुश सत्ता का समर्थन करता है। तो यहाँ पे जो इटली के लिए निरंकुश सत्ता है और बोलते हैं कि लोकतंत्र जो है उसके बीच में संतुलन क्या है, तो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि निरंकुश सत्ता है लोकतंत्र में, तो बोलते हैं कि एक सशक्त शासक सुधार के लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन जहाँ संभव हो वहाँ पे बोलते हैं कि वैसे इनका मानना है कि सशक्त शासक इटली में ज़रूरी है, लेकिन लोकतंत्र ही बेहतर होता है, लेकिन वहाँ के लोग सही होना चाहिए तब लोकतंत्र होगा, नहीं तो बोलते हैं लोग अगर सही नहीं तो लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है। तो लोकतंत्र और राजसत्ता के संबंध में इनके विचार ऑलरेडी हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिएगा राजनीति में नैतिकता का अलगाव ऑलरेडी हमने देखा ना, कि आधुनिक यथार्थवाद को मानते हैं, जनक माना जाता है इनको आधुनिक यथार्थवादी राजनीति का, और बोलते हैं नैतिकता का आधार नहीं बनाया सकता राजनीति में। नैतिकता केवल जैसे हमने बोला ना, रास्ता बनाना है तो उसमें एक पेड़ आ गया तो पेड़ को काटना है कि नहीं काटना है, एक घर आ गया इनको हटाना है कि नहीं हटाना है, तो बोलते हैं नहीं, रास्ता सीधा जाना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में नैतिकता को धर्म से अलग करने का काम किया, जैसे कि अरस्तु ने किया था। इसीलिए आधुनिक राजनीति का जनक इनको बुलाता है, किसको? मैकियावेली को। इसके अलावा जितने भी विचारक हैं ना, जैसे बोधा वगैरह को देखोगे, उन्होंने भी विचार बहुत प्रैक्टिकल दिए हैं, लेकिन जैसे वो संप्रभु पे क्या है, नैतिकता का, धर्म का आदि का बंधन लगाते हैं, यानी कि मध्यकालीन प्रभाव उन पे दिख जाता है, लेकिन मैकियावेली पे नहीं दिखता। मैकियावेली का एक कॉन्सेप्ट है राज्य विस्तार का, जिसको यहाँ पे अगर हम देखें एग्रांडिजमेंट इसको हम बोलते हैं। ये शब्द इस तरह से आ जाए तो याद रखिएगा, राज्य के विस्तार का सिद्धांत, यानी कि राज्य कैसे विस्तार होगा। भाई शक्ति ले रहे हैं, सेना ले रहे हैं, तो राज्य का विस्तार करेंगे। तो इनका मानना है कि देखो, इन जो राज्य होता है ना, उसका विस्तार हमेशा होते रहना चाहिए। बोलते हैं राज्य का विस्तार नहीं करता तो वह नष्ट हो जाएगा, यानी कि राज्य अगर अपने आप को बढ़ा नहीं रहा है, सीमाओं को लेकर सजग नहीं, तो एक दिन तय है कि वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन बोलते हैं विस्तार का उद्देश्य क्या है, या फिर क्यों विस्तार करना चाहिए। तो बोलते हैं कि विभिन्न राज्यों को एक ही शासक के अधीन लाने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए कि एक जो प्रमुख शासक है उसी के तहत विभिन्न राज्य होने चाहिए। तो विस्तार उद्देश्य ये भी होता है, अगर सामने वाला विस्तार करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन युद्ध कई बार अवश्य संभावी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि युद्ध जितना टलेगा आपके विपरीत परिस्थिति लाएगा। तो बोलते हैं कि सैन्य शक्ति का महत्व हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे, इसी को बस वही है कि सैन्य शक्ति राज्य की सुरक्षा और विस्तार दोनों के लिए आवश्यक है। सुरक्षा के साथ विस्तार के लिए बोला है, राजकुमारों को बल और चतुराई से संतुलन बनाए रखना चाहिए। राजकुमार मतलब द प्रिंस का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जनता और सेना की भूमिका, अब इनके शासन में जनता क्या भूमिका है। तो बोलते हैं जनता परंपराओं और संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जो भी परंपराएं हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं, जनता को उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और उनके लिए अनिवार्य है। लेकिन बोलते हैं कि भ्रष्ट समाज में सशक्त राजशाही व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक है, यानी कि जनता परंपराओं संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, जनता का महत्व है। लेकिन बोलते हैं कि जो एक प्रकार से अगर आप देखो कि भ्रष्ट समाज है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बोलते हैं कि राजशाही शासन व्यवस्था ही उसको ठीक कर पाएगी। ठीक है, जनता की सेना की भूमिका हमने देख लिया, जनता का महत्व है, लेकिन जब असभ्य जनता है तो उसके लिए शासन की भी व्यवस्था वैसी है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद और देशभक्ति, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बारे में बोलें तो राष्ट्रीय एकता धार्मिक निष्ठता से अधिक महत्वपूर्ण होती है, यानी कि राष्ट्रीय एकता की कमी है इटली में, उसी को महत्व देते हैं। और धर्म को बोलते हैं कि धर्म ठीक है, लेकिन चर्च बाद में हस्तक्षेप करता है, तो बोलते हैं कि इस प्रकार से राष्ट्र की एकता ज़्यादा आवश्यक है, उसी के तहत धर्म की भी रक्षा होगी। बोलते हैं देशभक्ति सभी अन्य दायित्वों से ऊपर होती है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारा देश होता है। देश के लिए ही सबसे ज़्यादा जो है बातें आती हैं, बाकी सारे दायित्व देश के पीछे आते हैं।
यानी कि हर हाल में सब काम को छोड़कर सबसे पहले देश रक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। रोमन साम्राज्य एक आदर्श, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रोमन साम्राज्य को आदर्श मानते हैं। बोलते हैं रोमन साम्राज्य बोलते हैं एक विस्तारवादी आदर्श राज्य मॉडल था जिसने अपना खूब विस्तार किया। और बोलते हैं कि राजनीतिक विस्तार राज्य की सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति आवश्यक है, यानी कि राज्य के विस्तार को महत्व देते हैं, लेकिन उसके लिए बोलते हैं कि सबसे पहले नेशनल आर्मी होना चाहिए ना, जो चालाकी और कूटनीति के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए और राजा को अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए इस नेशनल आर्मी में। सैन्य शक्ति का महत्व क्या क्या है, तो बस ये कुछ पॉइंट है, इनको देख लीजिए। जैसे कि एक प्रशिक्षित सेना क्या है, बोलते हैं कि आवश्यक है और अंतिम सत्ता पर बल निर्भर करती है, यानी कि एक आवश्यक सेना ही बताती है, एक सशक्त सेना ही बताती है कि आपके पास कितनी सत्ता होगी। ठीक है, कितनी सत्ता होगी। यहाँ पे बोलते हैं कि किराए के सैनिक अविश्वसनीय होते हैं, यानी कि एक स्थायी सेना होनी चाहिए। यानी कि जो राजा सामान्य तौर पे पहले के समय किराए के सैनिक रखते थे, यानी कि जब युद्ध होता था तब उनको पैसा पे करते थे, नहीं तो खेतों में वो काम करते थे। इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेना में जो सैनिक हो ना, वो निश्चित रूप से सैनिक ही पद पे हो, अन्य काम नहीं करते हैं, युद्ध के समय केवल काम करने लगे। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर हथियार होना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, तब वो बढ़िया से काम करेंगे। बोलते हैं वे किराए के सैनिकों को नापसंद करते हैं क्योंकि अराजकता पैदा कर सकते हैं और राज्य की स्थिरता को कमज़ोर कर सकते हैं। मान लो पैसा नहीं मिला तो राजा के खिलाफ बोल देंगे। ठीक है, कोई भरोसा है नहीं, पैसा जहाँ ज़्यादा मिलेगा तो हो सकता है तब भी गड़बड़ कर दें। तो बोलते हैं सेना देशभक्ति और एकता को बढ़ाती है, इसलिए स्थायी सेना होनी चाहिए ना, भाड़े की सेना नहीं होना चाहिए। यही पॉइंट परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैकियावेली के लिए बोलते हैं राष्ट्र, देशभक्ति और इटली की एकता सबसे महत्वपूर्ण है ना, यानी कि सबसे ऊपर राष्ट्र है यानी कि इटली है, और देश की भक्ति बोलते हैं यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कौन बोलते हैं? मैकियावेली बोलते हैं। तो इसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक है, बिना सैन्य शक्ति के देशभक्ति या फिर देश या फिर राष्ट्र महान नहीं बन सकता है। मैकियावेली के आदर्श शासक के बारे में देख रहे हैं। आदर्श शासक मतलब जैसे कि द प्रिंस की जो हमने बात की वही है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, एक प्रबुद्ध तानाशाह मतलब एनलाइटेड डेस्पोट के तौर पे बोलते हैं। जैसे क्या है ना कि प्लेटो कुछ कुछ बोलते हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति होगा सारा शासन होगा, तो कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन इसका शासन थोड़ी सी अलग है, व्यवहारिक है। एक ऐसा शासक जो महान योजनाओं से लोगों को प्रेरित करे और कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करे। ठीक है, क्या करे? कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करे। तो मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक में बोलते हैं कि राजतंत्र बनाम गणराज्य होगा तो राजतंत्र को महत्व देंगे, गणराज्य को तब तक महत्व नहीं देंगे जब तक उसमें अच्छे लोग नहीं रहते ना। तो वे राजतंत्र और गणराज्य दोनों को आदर्श मानते हैं, लेकिन सामंतशाही शासन और कुलीन तंत्र की स्थिरता के लिए बोलते हैं कि बाधक है। इसलिए जो है एक प्रकार से लोकतंत्र की जगह, गणराज्य की जगह क्या होना चाहिए? निरंकुश शासन तंत्र होना चाहिए, जहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जहाँ के लोग अच्छे हैं वहाँ पे व्यवस्थित शासन व्यवस्था हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैकियावेली के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण हैं, यानी कि कुछ कोट हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। मैकियावेली को लगभग हमने पढ़ लिया। देखिए, एक पहला है कि शेर खुद को जाल से नहीं बचा सकता और लोमड़ी भेड़ियों से नहीं बच सकती, इसलिए शासक को लोमड़ी की चालाकी और शेर सी ताकत दोनों अपनानी चाहिए। द लायन कैन नॉट बी प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम ट्रैप्स एंड द फॉक्स कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वोल्व्स। बोलते हैं कि वन मस्ट देयरफॉर बी अ फॉक्स टू रिकॉग्नाइज ट्रैप्स एंड अ लायन टू फ्रिटन वोल्व्स। ठीक है, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि भाई चालाकी भी ज़रूरी है और साहस भी ज़रूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन शासक में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जिसे छल कपट से जीता जा सकता है उसे बल प्रयोग से जीतने की कोशिश मत करो ना। नेवर अटेम्प्ट टू विन बाय फोर्स व्हाट कैन बी वन बाय डेसिपेशन। ठीक है, डेसिप्शन दिया यहाँ पे। अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे, इसी में इनका मैकियावेली का कहना है कि कानून, धर्म और नागरिक सेना एक मजबूत राज्य की नींव है, यानी कि कानून, धर्म और नागरिक सेना बोलते हैं कि एक मजबूत कोई राज्य है तो इसमें ये चीज़ तो स्ट्रांग होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि धर्म, कानून और सेना का महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन सेना को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की रक्षा को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है। मनुष्य दो प्रमुख भावनाओं से प्रेरित होता है, हमने ऑलरेडी देखा ना, डर और प्रेम। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि साइंस के आधार पर अगर आप देखोगे तो जो साइंस है वो बोलता है कि प्रेम जो होता है वो फीलिंग है, एक हार्मोन्स का एक इम्बैलेंस है, या फिर कहें तो उसी के समय के हिसाब से स्रावित होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य उसको फील करता है, लेकिन ये सब प्रेम जो है बड़ी कठिन चीज़ है, सबके लिए नहीं है। तो बोलते हैं कि भय से कंट्रोल करो, और प्रेम और भय बोलते हैं एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए यदि चुनना ही पड़े
तो प्रेम के बजाय भय पैदा करना अधिक सुरक्षित है। राजा महाराजाओं को अपने पक्ष में लोगों से शासन के लिए राजी करना, बोलते हैं कि भय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखिए, जो आज्ञा पालन करवाना चाहते हैं उसे पहले आदेश देना सीखना होगा। मतलब कि जो काम आप कराना चाहते हैं उसमें पहले प्रो होना पड़ेगा, उसको कैसे किया जाता है, निर्देश कैसे दिया जाएगा। सीधी सी बात उनको लग रहा है कि अगर यहाँ पे जो है एक प्रकार से इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनकी बात यहाँ पे ये करता है ना। तो प्रेम को पहले नहीं चुनेंगे बल्कि भय को चुनेंगे, ठीक है। युद्ध से बचा नहीं जा सकता, यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमने कराया था कि युद्ध से बचा नहीं जा सकता लेकिन केवल उसे टाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसे आपका दुश्मन ही लाभ उठाएगा, यानी कि जितना आप टाल रहे हैं युद्ध को, इसका पूरा फ़ायदा किसको मिलेगा, आपके दुश्मन को मिलेगा। यानी कि युद्ध को यथाशीघ्र अपनी शक्ति के अनुसार उसको पूर्ण कर देना चाहिए, ठीक है। युद्ध से बचा नहीं जा सकता, केवल इसे टाला जा सकता है, लेकिन इससे भी आपका दुश्मन ही लाभ लेगा, ठीक है। देयर इज़ नो अवॉइडिंग वॉर, इट कैन बी पोस्टपोन टू द एडवांटेज ऑफ द योर जर्नी, ठीक है, योर एनिमी। यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति को या संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। यानी कि अगर किसी ने आपकी संपत्ति चुरा ली है या संपत्ति की हानि हो गई तो बोलते हैं कि मतलब जो इस स्वभाव को, इटली के स्वभाव को बोला है इन्होंने कि वो अच्छा लगेगा बल्कि जो उसका शरीर है वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे ना। मैकियावेली पर कुछ विचार हैं, इनको देख लेते हैं, पेपर में अक्सर आते हैं। नकारात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं, नेगेटिव कमेंट्स, उनको हम लोग देखेंगे। तो नेगेटिव कमेंट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है, जैसे आप देखोगे लियो स्ट्रॉस, तो लियो स्ट्रॉस ने उन्हें, इनकी एक पुस्तक है टीचर ऑफ द एविल, है ना, टीचर ऑफ द एविल, बुराई का शिक्षक के तौर पे इनको दिखाया है, किसको, मैकियावेली को, टीचर ऑफ द एविल। इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने उन्हें क्या बोला है, खून और शापित मैकियावेली के तौर पे बोला है। यहाँ पे देखिएगा, हॉलैंड साबिन ने उन्हें निरंकुशता का जनक माना है, फादर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। क्या माना है, निरंकुशता का जनक माना है। सकारात्मक टिप्पणी कुछ है, ये तो नेगेटिव हुआ ना, हम पॉजिटिव भी देख लेते हैं भाई। हॉलैंड साबिन ने क्या बोला है, निरंकुशता का जनक माना है ना, निरंकुशता का जनक इनको माना है। तो ये याद रखिएगा, सकारात्मक टिप्पणी हम देख रहे हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने डिस्कोर्सेस के कारण स्वतंत्रता का प्रेमी बनाया है। डिस्कोर्सेस में जो इन्होंने मनुष्य स्वतंत्रता आदि की बात की है, इनके प्रेम को देखा है, तो उसके हिसाब से इनको इन्होंने अपने हिसाब से दृष्टिकोण से क्या बोला है, स्वतंत्रता का प्रेमी बोला है। रूसो की बात करें, रूसो यहाँ पे लिखा है, रूसो है ये, ठीक है, रूसो ने इनको क्या बोला है, एक गणराज्य समर्थक, तानाशाही के व्यंगकार और एक अच्छा नागरिक बोला है। अब देखो ये समझने वाली बात होती है, क्योंकि जैसे किसी को भी समझा गया तो उसके समय के बाद समझा। जैसे हॉब्स को कभी भी महत्व वो नहीं मिला उसके जीवन में, उसकी मृत्यु के कई सौ साल बाद ना, लगभग 100 साल के बाद या 50 साल के बाद से उसकी जो है भावनाओं को समझा जाने लगा। तो इसी प्रकार से रूसो ने गणराज्य के समर्थक, तानाशाही के व्यंग्यकार और एक अच्छा नागरिक कहा है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जियोनी क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का समर्थक का है ना, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, चैंपियन ऑफ द डेमोक्रेसी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे मैकियावेली को कंप्लीट कर लिया। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि मैकियावेली का विस्तारवाद राजनीतिक यथार्थवाद का प्रतीक है ना, और उसकी सैन्य शक्ति, छल कपट, राज्य विस्तार पर जोर देकर आधुनिक राजनीतिक चिंतन को बढ़ावा देती है या महत्व देती है। ठीक, इस प्रकार से ये हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग इस मैकियावेली का चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है नहीं, तो इसमें ये दिक्कत नहीं है कि मतलब कुछ छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग साथ दीजिएगा, इसको और भी सेशन लाएंगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो या कुछ और भी चीज़ें हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपने यहाँ तक सुना है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।